तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से और इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। 11th बायोलॉजी के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 पादप जगत अर्थात प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोग वर्गीकरण को समझ रहे हैं अर्थात पादप जगत के वर्गीकरण को समझ रहे हैं, जिसमें पादप जगत को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। पहला है क्रिप्टोगेमी, दूसरा है फेलोगेमी। अब क्रिप्टोगेमी के 3 प्रकार थे अर्थात उसको 3 भागों में बांटा गया था, क्योंकि उसमें किसी में फूल था, किसी में पत्ती था, तो किसी में जड़ था, इस प्रकार से था। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, किसको, क्रिप्टोगेमी को। तो वो कौन कौन से प्रकार हैं। पहला थैलोफाइटा, जिसको हम लोग इस वाले टॉपिक में आसानी से क्लियर कर चुके हैं। आज का जो दूसरा टॉपिक है वह ब्रायोफाइटा में होने वाला है। फिर तीसरा टॉपिक है हमारा टेरिडोफाइटा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ब्रायोफाइटा अर्थात क्रिप्टोगेमी के अंतर्गत ब्रायोफाइटा क्या होता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में जो है अंत तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि जो टॉपिक है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपके 11th एग्जाम के लिए अर्थात त्रैमासिक हो चाहे अर्धवार्षिक हो या फिर वार्षिक हो, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ब्रायोफाइटा आखिर होता क्या है, इसको चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो ब्रायोफाइटा समूह के अधिकतर जो पौधे हैं वह कैसे स्थान पर होते हैं, नम एवं छायादार स्थान तथा पहाड़ी चट्टान, मैदान, नदी तालाबों के किनारे पर क्या होते हैं, उगते हैं। तो इसका सबसे पहले हमें स्थान पता चल गया कि जो ब्रायोफाइटा में आने वाले पादप है वो कैसे स्थान पर उगते हैं। तो नम एवं छायादार स्थान, यह नम स्थान पर भी और छायादार स्थान पर भी। और कौन कौन से, पहाड़ी चट्टान या फिर मैदानी स्थान, दोनों ही स्थान पर। और नदी तालाबों के किनारों पर क्या होते हैं, ये उगते हैं। चलिए इतना क्लियर हो गया है, इतना लिखेंगे। उसके बाद आगे लिखेंगे इन्हें वृद्धि एवं निषेचन की क्रिया के लिए, इन्हें वृद्धि और निषेचन की क्रिया के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। देख सकते हैं इन्हें वृद्धि अर्थात जो ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आने वाले जितने भी पादप हैं, इसको वृद्धि और निषेचन के लिए पर्याप्त मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है, पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता यहाँ पर होती है। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इस प्रकार ये आत्मपोषी भी होते हैं। अभी यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान देंगे। इनमें क्या पाया जाता है, इनमें क्लोरोफिल अर्थात इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इस कारण उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। अब इस प्रकार ये आत्मपोषी होते हैं, ये शब्द क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें जब क्लोरोफिल पाया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से यह अपना जल और पोषण जो पदार्थ है वह स्वयं ही बना लेते हैं, इस कारण इसको आत्मपोषी बोला गया है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। चलिए इस प्रकार से हम लोग ब्रायोफाइटा को समझ चुके हैं। इसके लक्षण देख लेते हैं। इसके लक्षण में क्या क्या है, सबसे पहला लक्षण यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार और इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या है, ब्रायोफाइटा समूह के पौधे अधिकतर नम एवं छायादार स्थान तथा पहाड़ी हो चाहे चट्टान हो या फिर मैदान हो, नदी हो तालाब हो, उसके किनारे में क्या होते हैं, उगते हैं। उसके बाद इन्हें वृद्धि एवं निषेचन के लिए, इस क्रिया के लिए उपयुक्त मात्रा में अर्थात पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। जल के बिना न ये वृद्धि कर पाएंगे न इसका निषेचन हो पाएगा। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इस कारण ये आत्मपोषी होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये अपना पोषण स्वयं ही बना लेते हैं, तो ये आत्मपोषी होते हैं। चलिए इसके अब लक्षण को देखेंगे। तो सबसे पहला लक्षण है, इनका शरीर थैलोफाइटा की अपेक्षा अधिक जटिल होता है। किसके अपेक्षा, थैलोफाइटा के अंतर्गत जितने भी पादप थे उसके अपेक्षा, उसके अगर तुलना करें तो ब्रायोफाइटा के जितने भी पादप हैं वो अधिक जटिल होते हैं, अर्थात उससे ये अधिक मजबूत होते हैं। तो पहला लक्षण यही है। दूसरा देखेंगे, इनमें तना पत्तियों जैसी संरचनाएं नहीं पाई जाती है, अर्थात पाई जाती है, उसमें नहीं पाया जाता था। किसमें, थैलोफाइटा में तना पत्ती कुछ भी नहीं पाया जाता था, जबकि ब्रायोफाइटा में तना और पत्ती जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, इनमें उपस्थित होता है और ये अधिक जटिल भी होता है। चलिए तीसरा देखेंगे, तीसरा लक्षण देखेंगे। तो जड़ के स्थान पर मूलाभास होते हैं, जो कि मृदा से जल व लवणों को अवशोषण करते हैं। देख सकते हैं
और इनमें संवहन ऊतक नहीं होता है। अब क्या बोला गया इस लाइन में ध्यान देंगे, पहले इसको देखेंगे। जड़ के स्थान पर इस पर क्या होता है, मूलाभास होता है, अर्थात जड़ जैसी ही संरचनाएं होती हैं लेकिन वो जड़ नहीं होता है। इनमें क्या होता है, मूलाभास होता है, जो कि मृदा से अर्थात मिट्टी से जल और लवणों का अवशोषण करते हैं। देख सकते हैं, अर्थात जड़ का कार्य यहाँ पर कौन कर रहे हैं, मूलाभास कर रहे हैं, जो कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आने वाले सभी पौधों में जड़ की जगह मूलाभास होते हैं और इसी के माध्यम से ही जो मृदा में लवण और जल होते हैं उसका ये अवशोषण कर पाते हैं और पूरे पादपों को जल और लवण की पूर्ति कर पाते हैं। और आगे क्या बोला गया, इनमें संवहन ऊतक नहीं होते हैं, अर्थात इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं। अगर इनमें जाइलम फ्लोएम होता तो उसके माध्यम से ही जल और लवण क्या हो जाता, पूरे पादप तक, पूरे वृक्ष तक, पूरे पौधे तक पहुंच पाता, जबकि इसमें क्या नहीं होता है, संवहन ऊतक नहीं होता है। इस कारण इसमें मूलाभास होता है, जिसके कारण मृदा में जो जल और लवण होते हैं वह पूरे पादप तक पहुंच पाते हैं। चलिए आशा करता हूँ तीसरा लक्षण आपको क्लियर हो गया होगा। चौथा लक्षण देखेंगे तो ब्रायोफाइट्स, जो ब्रायोफाइटा है उसके अंतर्गत जितने भी पादप आते हैं उसको ब्रायोफाइट्स कहते हैं। तो नम एवं छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, जो कि हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं। इसी कारण इन्हें पादप वर्ग का उभयचर भी कहा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर उभयचर शब्द आया। पहला तो पता है, पहला लाइन की ब्रायोफाइटा नम और छायादार स्थान पर पाए जाते हैं, इस कारण इन्हें पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। अब पादप वर्ग के उभयचर को समझने से पहले जो जंतु वर्ग का जो उभयचर है उसको समझ लेते हैं। तो जंतु वर्ग में उभयचर कौन कौन से होते हैं, जो जल और थल दोनों में पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। जैसे केचुआ हो गया और सांप वगैरह होते हैं, वो जल में भी होते हैं, थल में भी होते हैं, तो उसको पादप वर्ग, उसको जंतु वर्ग का उभयचर बोलते हैं। तो पादप वर्ग का उभयचर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नम स्थान पर भी होते हैं और छायादार स्थान पर भी होते हैं, इस कारण इसको पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों ही स्थान पर अच्छे से रह सकते हैं, अच्छे से वृद्धि कर सकते हैं, इस कारण इसको उभयचर भी बोला जाता है पादप वर्ग का। तो आशा करता हूँ आपको ये जो चौथा लक्षण है ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए लास्ट और पांचवा लक्षण देखेंगे ब्रायोफाइट्स का। तो ब्रायोफाइटा में मुख्य रूप से लैंगिक जनन ही पाया जाता है। देख सकते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, अर्थात इसमें लैंगिक जनन ही इसमें क्या होता है, पाया जाता है। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से और इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम लोग ब्रायोफाइटा को समझ चुके हैं। अब अगले वाले क्लास में टेरिडोफाइटा को आसानी से क्लियर करेंगे, तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।